नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी सब्जेक्टों से लिए गए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए, जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ये सारे प्रश्न जीके जीएस के हैं और ये सारे प्रश्न एग्जामों में किसी न किसी एग्जामों में पूछे गए हैं और ये सारे प्रश्न बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। एग्जामों में छपने की यहाँ से चांस अधिक होती है। अगर आप लोग नए हैं क्लास में तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा और अगर आपको क्लास अच्छा लगे तभी लाइक करिएगा। उसके बाद इन प्रश्नों को आप अगर लगातार क्लास में बने रहते हैं तो ये सारे प्रश्न आपको क्लास में याद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लास मतलब प्रश्न जो होते हैं वो रिपीट करते हैं। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि कौन सा आयु वर्ग सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है। तो सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने वाले जो आयु वर्ग के बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र हैं, वो पूछा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चे सर्व शिक्षा अभियान का लाभ ले सकते हैं। उसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान एक योजना है जो कि शुरू की गई थी। अगर आपसे पूछे कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब से मानी जाती है, ये किसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो 2001 से शुरुआत हुई थी, 2001। अब यहाँ पे शिक्षा की बात किया है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो इसकी शुरुआत 2001 से हुई थी। अब शिक्षा से संबंधित दो संविधान संशोधन हम लोग याद रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग अगर आप प्रैक्टिस सेट वगैरह देते होंगे तो ये सभी प्रश्न आपको मिलते होंगे। 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, इसके तहत क्या किया गया, शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। क्या बनाया गया, शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। मूल अधिकार मतलब जो हमसे कोई छीन नहीं सकता उसे कहते हैं मूल अधिकार, और संवैधानिक और कानूनी अधिकार किसे कहते हैं, जो कानून हमसे छीन सकता है उसे कानूनी अधिकार कहते हैं। तो शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और इसी के तहत संविधान में हमारे अनुच्छेद 21 का ए जुड़ा। किस अनुच्छेद को जोड़ा गया, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके तहत संविधान में अनुच्छेद 21 का ए जुड़ा। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ प्रश्नों के एक और प्रश्न है, शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में कब रखा गया, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता था, ये एग्जाम में पूछा गया। शिक्षा की सूची का विषय हुआ करता था, राज्य सूची का विषय हुआ करता था। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे निकाल करके समवर्ती सूची में रखा गया, समवर्ती सूची में। और ये पूछा जाता है कि किस संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में किया गया, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, 42वां संविधान संशोधन को। तो ये कुछ बातें थी जो आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं और ये यूपी पुलिस एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, कह रहा है कि कौन सा आयु वर्ग सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के पात्र हैं। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान का लाभ मिल सकता है। ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था और ये एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और सर्व शिक्षा अभियान अगर आपसे पूछे शुरुआत कब से हुई थी, तो 2001 से। इसके शिक्षा से संबंधित दो संविधान संशोधन याद रखेंगे। एक 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था और इसके तहत शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया, और इसके तहत संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा, अनुच्छेद 21 का ए जोड़ा। मूल अधिकार बनाया गया संविधान को, संविधान में इसे रखा गया। और शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, तो इसे किया गया आपका 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में होता। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में हजारों बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थापित है या फिर कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान ये करनाल में स्थित है। और करनाल कहाँ पे पड़ता है, करनाल हरियाणा में पड़ता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पे है, करनाल हरियाणा में स्थित है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। अब अगर आपसे पूछे कि जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान है ये संबंधित किस चीज से है, तो अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संबंधित किससे है, तो ये दूध से संबंधित है। किससे संबंधित है, दूध से। अब दूध से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि दूध से दही बनाने वाले एंजाइम कौन से, दूध से दही बनाने वाले अगर आपसे पूछे कि वायरस कौन से हैं या फिर बैक्टीरिया या फिर वायरस, आप लोग लिखेंगे दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया,
अगर आपसे पूछे कि दूध को दही में कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया का क्या नाम है, तो दूध में दही करने वाले बैक्टीरिया का कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, लैक्टोबैसिलस की वजह से दूध को दही में कन्वर्ट किया जा सकता है, लैक्टोबैसिलस। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसमें रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। दूध में कौन सा एंजाइम? रेनिन नामक एंजाइम दूध में पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दूध में कौन सा अम्ल का पाया जाता है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें लैक्टोज नामक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन से? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो ये सारी चीजें जो है आपकी दूध से संबंधित है। किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पे है, तो करनाल हरियाणा में, करनाल हरियाणा में स्थित है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संबंधित किस चीज से है, तो ये दूध से संबंधित है। किस चीज से? दूध से। अब दूध को दही में बदलने वाले बैक्टीरिया का नाम अगर आपसे पूछे, तो आप लोग क्या बताएंगे? लैक्टोबैसिलस है। दूध को दही में कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब बात कर लेते हैं दूध में एंजाइम अगर आपसे पूछे कौन सा पाया जाता है, तो रेनिन एंजाइम पाया जाता है। दूध में रेनिन एंजाइम पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। तो इतनी बातें यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है, तो खाद्य श्रृंखला में मानव जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता भी है, प्राथमिक एंड द्वितीयक उपभोक्ता भी है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक ये दोनों है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। प्राथमिक किसे कहते हैं, द्वितीयक कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं, आप लोग अभी हम लोग देखते हैं। ठीक, द्वितीयक दोनों। तो प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं, तो प्राथमिक जैसे जितने भी शाकाहारी होते हैं उसे प्राथमिक में रखा गया है। किसे? शाकाहारी जितने होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहे जाते हैं, शाकाहारी जीव। और जितने भी आपके मांसाहारी जीव होते हैं, वो मांसाहारी जितने भी जीव होते हैं उसको द्वितीयक श्रेणी में रखा गया। मांसाहारी उसको क्या रखा गया? द्वितीयक श्रेणी में रखा गया। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जबकि मानव क्या है, वो शाकाहारी भी है। मानव जो है शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। तो इसे प्राथमिक और द्वितीयक दोनों कहे जाएंगे। यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे प्राथमिक और द्वितीयक दोनों। ठीक, जो खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक और द्वितीयक दोनों में आते हैं। ठीक, अब यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मतलब शाकाहारी थे या फिर मांसाहारी थे, तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो आप लोग ध्यान रखेंगे ये सर्वाहारी थे, यानी कि दोनों थे। ये यानी कि शाकाहारी और मांसाहारी यानी कि सर्वाहारी थे। ठीक, सर्वाहारी जैसे जो लोग दोनों खाते हैं, शाकाहारी भोजन का भी सेवन करते हैं और मांसाहारी भोजन का भी सेवन करते हैं, उससे उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, एक प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व में शाकाहारी जनजाति कौन सी है, तो एकमात्र शाकाहारी जनजाति जिसके बारे में एग्जाम में पूछी जाती है कि कौन सी शाकाहारी जनजाति है विश्व में पाई जाती है, शाकाहारी जनजाति का नाम बताइए। तो इस शाकाहारी जनजाति का नाम है क्या? सेमांग। ये एग्जाम में पूछा गया है, जो कि आप लोग याद रखेंगे। सेमांग जो जनजाति है वो कहां पे पाई जाती है? मलेशिया में पाई जाती है। और ये मलेशिया की शाकाहारी जनजाति है, विश्व में पाई जाने वाली एक शाकाहारी जनजाति है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए क्या है, प्रश्न कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है, तो खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक और द्वितीयक दोनों है। क्या है? प्राथमिक और द्वितीयक दोनों क्षेत्र में रखा गया है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में किसे रखा जाता है? जो मांसाहारी शाकाहारी होते हैं, और द्वितीय क्षेत्र में मांसाहारी जीवों को रखा गया है। जबकि मानव क्या होता है? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है, जिसे सर्वाहारी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो भी आपके शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। शाकाहारी जनजाति क्या होती है? जैसे सेमांग जनजाति हो गया, और ये मलेशिया में पाई जाती है। और एक शाकाहारी जनजाति, सेमांग जनजाति मलेशिया में पाई जाती है, शाकाहारी जनजाति है, और इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया था। तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और इन प्रश्नों से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं, जो बताए जाते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए अगर चैनल पर नए हैं, और वीडियो को लाइक करिए अगर पुराने हैं तो। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पे जाकर के
चैनल में, टेलीग्राम चैनल पे जाकर के इसका पीडीएफ पा सकते हैं, ठीक। और दोस्तों तक तो ये क्लास शेयर करना नहीं भूलेंगे आप लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल किस स्थान पे अवस्थित है? तो एशिया की जो सबसे बड़ी चीनी मिल है वो खतौली में स्थित है। यहाँ पे इसका जवाब आप लोग नोट करेंगे, कहां पे? खतौली में स्थित है। और खतौली कहां पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में। कहां पे? उत्तर प्रदेश के खतौली कहां पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में पड़ता है, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में। और ये एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है, ठीक, उत्तर प्रदेश मुजफ्फरपुर में। अब यहाँ पे हम लोग कुछ मतलब इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल बताएंगे तो आप लोग मुजफ्फरनगर का जो खतौली वाला है वहां पे बताएंगे, वो एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, एशिया का सबसे छोटा देश अगर आपसे पूछे, तो लिखा है फिर मैं क्यों लिख रहा हूं। अगर आपसे पूछे कि एशिया के बारे में क्या क्या चीज है, अगर आपसे पूछे कि एशिया का बड़ा देश बता दीजिए, तो एशिया का जो सबसे बड़ा देश है वो चीन है। क्या है? एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है। अगर आपसे पूछे कि एशिया के सबसे छोटा देश बताइए क्या है, तो एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव है। क्या है? मालदीव सबसे छोटा देश है और मालदीव की राजधानी क्या है? माले है, ठीक। अगर आपसे पूछे कि एशिया की सबसे लंबी नदी के बारे में बताइए, एशिया की सबसे लंबी नदी बताइए कौन सी है, तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है, यांगसी नदी। और यांगसी नदी किस देश की है? तो ये चीन में पाई जाती है। कहां पे स्थित है? चीन में ये पाई जाती है नदी, ठीक। और मालदीव की राजधानी अगर आपसे पूछे माले, और चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। मालदीव की राजधानी क्या है? माले, और चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग, ठीक। इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और भी प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि एशिया का, अगर आपसे पूछे कि यूरेशिया किसे कहते हैं, यूरेशिया किसे कहते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि यूरेशिया अगर आपसे पूछे कि किसे कहते हैं, तो एशिया और यूरोप का सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? एशिया प्लस यूरोप का सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। तो ठीक, ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। यूरोप और एशिया को मिलाकर के क्या बोलते हैं? यूरेशिया बोलते हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कुछ एशिया का भाग, कुछ यूरोप का भाग, दोनों को मिलाकर के यूरेशिया बोलते हैं। तो ये प्रश्न रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर कहे कि एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल किस स्थान पे स्थित है, तो ये खतौली में स्थित है। खतौली कहां पे पड़ता है? मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब एशिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर आपसे पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा देश बताइए, तो चीन है जिसकी राजधानी क्या है? बीजिंग है। और एशिया का सबसे छोटा देश पूछे तो मालदीव है जिसकी राजधानी, मालदीव की राजधानी माले। और एशिया की सबसे लंबी नदी के बारे में पूछे तो आप लोग यांगसी नदी बताएंगे, एशिया की सबसे लंबी नदी है और ये चीन में स्थित नदी है, ठीक। अगर आपसे पूछे कि यूरेशिया किसे कहते हैं, तो चीन और एशिया के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? एशिया और यूरोप को सम्मिलित रूप को, एशिया और यूरोप के सम्मिलित रूप को यूरेशिया कहते हैं, ठीक। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना कब? देखिए, बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास हाईकोर्ट, यहां से हाईकोर्टों से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट प्रश्न हाईकोर्ट से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए, बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता हाईकोर्ट के बारे में पूछे तो इसकी स्थापना किस एक्ट से अगर पूछे तो आप लोग बताएंगे कि 1861 एक्ट से इसकी स्थापना हुई थी। किस एक्ट से? 1861 के। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, केवल स्थापना पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे? 1862। अब कुछ राज्यों के बारे में और उनके हाईकोर्टों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कुछ राज्य और उनके हाईकोर्टों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का हाईकोर्ट कहां पे स्थित है, तो राजस्थान के बारे में ध्यान रखेंगे। इसका जो हाईकोर्ट है वो जयपुर में, राजस्थान की राजधानी जबकि जयपुर है, लेकिन इसका हाईकोर्ट पूछे राजस्थान का, अगर आपसे पूछे कि हाईकोर्ट कहां पे स्थित है, तो आप लोग बताएंगे जोधपुर में। कहां पे है? जोधपुर में राजस्थान का हाईकोर्ट है। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे, अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहां पे है, मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहां पे स्थित है, तो मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वो जबलपुर में स्थित है। कहां पे? जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट स्थित है। अगर आपसे पूछे कि केरल का हाईकोर्ट कहां पे स्थित है, केरल का हाईकोर्ट, ये राजधानी कहीं पे और है और हाईकोर्ट कहीं पे और है। इसी वजह से बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि केरल का हाईकोर्ट कहां पे है? एर्नाकुलम में स्थित है। केरल का हाईकोर्ट कहां पे है? एर्नाकुलम में। अगर आपसे पूछे कि उड़ीसा का हाईकोर्ट कहां पे स्थित है, तो उड़ीसा का हाईकोर्ट कटक में स्थित है। कहां पे? कटक, उड़ीसा में हाईकोर्ट इनका स्थित है। और हाईकोर्ट रिट जारी करने की जो शक्ति है, हाईकोर्ट रिट जारी किस अनुच्छेद से करता है, यह भी पूछा जाता है कि किस हाईकोर्ट का प्रयोग करके आप लोग किस आर्टिकल का प्रयोग करके आप लोग हाईकोर्ट जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके
हाईकोर्ट जा सकते हैं और 226 के तहत हाईकोर्ट रिट जारी करता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो एक्ट पूछेगा किस एक्ट से हुई थी, तो 1861 वाले एक्ट से हुई थी। लेकिन अगर पूछेगा केवल स्थापना कब हुई थी तो 1862 बताएंगे, और इस प्रश्न का जवाब है 1862। ठीक, बात कर लेते हैं जैसे कुछ राज्य और उनके हाईकोर्ट कहां पे स्थित हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का हाईकोर्ट कहां पे है, तो आप लोग बताएंगे जोधपुर में है। और मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट अगर आपसे पूछे कि कहां पे स्थित है, तो जबलपुर में। कहां पे? जबलपुर में। और उड़ीसा का हाईकोर्ट कहां पे स्थित है, तो कटक में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि केरल का हाईकोर्ट कहां पे स्थित है, केरल का, तो एर्नाकुलम में स्थित है। कहां पे? एर्नाकुलम में। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। संवैधानिक कौन निकाय नहीं है, तो संवैधानिक निकाय नहीं है, ये ऑप्शन डिपेंडेबल प्रश्न है। और ये पूछा गया है कि मतलब वित्त मतलब योजना आयोग के बारे में। किसके? योजना आयोग के बारे में पूछा गया था कि ये संवैधानिक निकाय है कि नहीं, तो ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक, योजना आयोग का संवैधानिक निकाय। अगर आपसे पूछे कि आप देख लेते हैं संवैधानिक निकाय कौन सा है और कौन सा नहीं है, वो आप लोग कैसे पहचानेंगे, वो हम इस प्रश्न को लेकर वो चर्चा कर लेते हैं। संवैधानिक निकाय किसे कहेंगे और संवैधानिक निकाय किसे नहीं कहेंगे, तो ये आप लोग पहले देखिए। तो किसे कहेंगे संवैधानिक निकाय और किसे नहीं कहेंगे, तो जिसका उल्लेख संविधान में मिलता है, जिसका उल्लेख संविधान में हो, उसे क्या कहते हैं? जिसका उल्लेख संविधान अपने संविधान में हो, उसे संवैधानिक उल्लेख कहते हैं। और जिसका उल्लेख संविधान में ना हो, जिसका उल्लेख संविधान में ना हो, उसे क्या कहते हैं? गैर संवैधानिक निकाय या फिर उसे क्या कहते हैं? असंवैधानिक निकाय। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बातें आप लोग यहां से ध्यान रखेंगे। तो संवैधानिक और असंवैधानिक दोनों के बारे में हमने आपको बताया, या फिर गैर संवैधानिक भी इसे कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कहीं पे कि हमारा जो संविधान बना था, संविधान सभा, उसका संविधान, अगर आपसे पूछे कि संविधान का जो संविधान सभा बना था, उसका संविधान का जो संवैधानिक सलाहकार कौन था, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो इसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक, तो इसका रिवीजन करेंगे कि कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो देखिए योजना आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय नहीं है। ऐसे बहुत से बॉडीज हैं जो संवैधानिक निकाय नहीं होते हैं। संवैधानिक निकाय आप लोग खुद पहचान लीजिएगा किसे कहते हैं। जैसे जिसका उल्लेख संविधान में मिले उसे कहते हैं संवैधानिक निकाय, और जिसका उल्लेख संविधान में ना हो उसे कहते हैं असंवैधानिक निकाय। उसको क्या कहते हैं? असंवैधानिक निकाय या फिर गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हो और यहाँ पे ना हो, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कौन कौन है। तो देखिए इसके बारे में भी पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार कौन कौन से। तो क्षेत्राधिकार के बारे में जो उसके पास शक्ति है, जो उसके सर्वोच्च न्यायालय के पास राइट है, उसे सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कहते हैं। जैसे इसके पास मूल क्षेत्राधिकार है, सबके पास अपना एक मूल क्षेत्राधिकार होता है। उसके बाद अपीलीय क्षेत्राधिकार है। क्षेत्राधिकार तो कई है, जो एग्जाम में पूछा गया वो बता रहे हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार है। उसके बाद परामर्श दे सकता है, अपील कर सकता है, परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार है। तो ये कुछ क्षेत्राधिकार है, अपीलीय, मूल और परामर्श, ये क्षेत्राधिकार है अपने सुप्रीम कोर्ट के पास। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना किस मतलब कब हुई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट का गठन ये किस अनुच्छेद में मिलता है। सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है वो अनुच्छेद नंबर 124 में मिलता है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 124 में मिलता है। ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट थे उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे हीरालाल जे कानिया। कौन थे? एच.जे. कानिया सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अगर आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ है। कौन है? डी.वाई.
चंद्रचूड़ है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। डीवाई चंद्रचूड़ वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इसका रिवीजन करेंगे। अब हम लोग देखते हैं, देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है यहाँ पे नोट करेंगे, इसका क्षेत्राधिकार मूल है, अपीली है, उसके बाद परामर्शी मूल अधिकार है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, क्षेत्राधिकार इसके पास है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अगर आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 124 में है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कई बार एग्जाम में एचजे कहानियां, लेकिन पूछे जाने की संभावना नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो डीवाई चंद्रचूड़ है, पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक, अगला प्रश्न है कि चांदी का टंका या फिर आपसे पूछेगी तांबे का जीतल, चांदी का टंका या फिर आपसे पूछ ले तांबे का जीतल या फिर चांदी का टंका पूछे या फिर तांबे का जीतल करके पूछे, किसने चलाया था, तांबे का जीतल किसने चलाया था। या फिर अगर आपसे पूछे कि शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए थे, शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए थे, तो ये सभी के बारे में ध्यान रखेंगे। ये सभी का कारनामा किसका है, तो इल्तुतमिश का कारनामा है। किसका, इल्तुतमिश का कारनामा है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इल्तुतमिश के बारे में क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, तो अगर आपसे पूछे कि चालीसा दल का गठन किसने किया था, चालीसा दल बनाया था, जिसे तुर्कान चहलगानी कहा जाता है। चालीसा दल, इसका गठन किसने किया था, तो इसका गठन भी इल्तुतमिश ने किया था। लेकिन चालीसा दल को अगर आपसे पूछे कि नष्ट किसने किया था, समाप्त किसने किया था, तो चालीसा दल को समाप्त बलबन ने किया था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, बलबन ने। इसके अलावा इल्तुतमिश ने इकता प्रथा शुरू की थी। इकता प्रथा शुरू की थी, किसने शुरू की थी, तो इल्तुतमिश ने। तो ये बातें आप लोग इल्तुतमिश से ध्यान रखेंगे। देखिए क्या क्या प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि चांदी का टंका या फिर आपसे पूछे कि तांबे का जीतल, ये सिक्के थे जिसका नाम था टंका और जीतल, और जो कि धातु किसकी बनी थी, चांदी और तांबे की बनी थी। और शुद्ध अरबी सिक्के जारी कराने का काम किसने किया था, तो ये सारे काम इल्तुतमिश का था। किसका था, इल्तुतमिश का। उसके अलावा चालीसा दल का गठन अगर आपसे पूछे कि किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने, जिसे तुर्कान चहलगानी भी कहा जाता है। और इसको समाप्त किसने किया था या फिर नष्ट किसने किया था, बलबन ने। और एकता प्रथा शुरू करने का काम भी किसने किया था, तो वो भी आपके इल्तुतमिश ने किया था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। गुलाम वंश का शासक था ये, जिसे दास वंश या फिर मामलूक वंश भी कहा जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां मिलता है, तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है। अब गायत्री मंत्र से क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पे देखिए, अगर आपसे पूछे कि गायत्री मंत्र की रचना किसने किया, तो गायत्री मंत्र की रचना की बात करें तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि इसकी रचना विश्वामित्र ने किया था। किसने, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। किसने, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। अगर आपसे पूछे कि इसका उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है, तो इसका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। किस मंडल में, तीसरे मंडल में इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के बारे में। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि ये गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो ये सोम देवता को समर्पित, किसको, सावित्री को समर्पित है। किसको, सावित्री को समर्पित है, सावित्री को समर्पित है। या फिर आप लोग बताएंगे कि सूर्य देवता को समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है। तो ये बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब ऋग्वेद के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद यहाँ पे ये सबसे प्राचीन वेद है। कैसा वेद है, ये सबसे प्राचीन वेद है। ठीक, ऋग्वेद सबसे बाद में लिखा गया, ये सबसे प्राचीन वेद है। अगर आपसे पूछे कि सबसे नवीन वेद कौन सा है, सबसे नवीन वेद के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे, तो अथर्व वेद है। अथर्व वेद सबसे नवीन वेद है। या इसमें किस चीज का बारे में उल्लेख मिलता है, तो जादू टोना भूत प्रेत और वशीकरण के बारे में अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और ऋग्वेद से ही आर्यों की जानकारी मिलती है। अगर आपसे पूछे कि आर्यों की जानकारी किस वेद से मिलती है, तो ऋग्वेद में आर्यों की जानकारी मिलती है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए गायत्री मंत्र का उल्लेख पूछे कहां मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। किस वेद में, ऋग्वेद में। अगर आपसे पूछे गायत्री मंत्र की रचना किसने किया, तो विश्वामित्र ने किया। अगर आपसे पूछे गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां पे है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका उल्लेख है। समर्पित किस देवता को, तो सावित्री, जो कि सूर्य के देवता है, उनको समर्पित है। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। और ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। और सबसे नवीन वेद आपसे पूछे कौन है, तो अथर्ववेद है सबसे नवीन वेद। कौन सा, आर्यों के बारे में जानकारी कहां से मिलती है हमें, तो ऋग्वेद में आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है कि कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता। तो भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जा सकता, या फिर पूछा जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जा सकता। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता या फिर नहीं लगाया जा सकता। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, दोनों का मतलब एक ही। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मार्ग कर जो है, मार्ग कर ये कौन लगाता है? मार्ग कर ये कौन लगाता है? ये केंद्र सरकार लगाता है। और फिर आपके मार्ग कर या फिर वित्तीय कर ये सभी कौन लगाते हैं? केंद्र सरकार लगाते हैं। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सॉरी मार्ग कर और वित्तीय कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जा सकता, नहीं लगाया जाता। और ये दोनों कर कौन लगाता है? राज्य सरकार लगाते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और कर के बारे में पहले देख लेते हैं, और कौन सी समिति कर से संबंधित है, कर कितने प्रकार के होते हैं, कर किसे कहते हैं। तो देखिए कर के बारे में, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अप्रत्यक्ष कर, एक होता है आपका अप्रत्यक्ष, एक होता है आपका अप्रत्यक्ष कर, और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है प्रत्यक्ष कर। कौन कौन सा कर होता है? अप्रत्यक्ष कर, उसके बाद प्रत्यक्ष कर, ये 2 प्रकार के कर होते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं अप्रत्यक्ष कर में कौन कौन से आ जाएंगे। जैसे आपका हो गया बिक्री कर, अप्रत्यक्ष कर है। उसके बाद उत्पाद कर ये प्रत्यक्ष कर है। उसके बाद सीमा शुल्क भी अप्रत्यक्ष कर है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब प्रत्यक्ष कर में जैसे आपका हो गया आय कर, ये प्रत्यक्ष कर है। उसके अलावा उपहार कर, ये पूछा जाता है कि उपहार कर कैसा कर है, या फिर इनमें से प्रत्यक्ष कर कौन नहीं है, अप्रत्यक्ष कर कौन नहीं है। तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि निगम कर कैसा कर है, तो निगम कर भी एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहां से इतनी प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए अगर आपसे पूछेगा कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता, तो कौन सा कर या फिर केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता। तो देखिए जो राज्य सरकार लगाते हैं वो केंद्र सरकार नहीं लगा सकता, और जो केंद्र सरकार लगाते हैं या फिर राज्य सरकार लगाते हैं वो कर केंद्र सरकार नहीं लगाता। जो मार्ग कर है, वित्त कर है, वो दोनों राज्य सरकार राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो देखिए कर 2 प्रकार के होते हैं। कर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक अप्रत्यक्ष कर होता है, और वो जैसे हो गया आपका बिक्री कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क कर, ये अप्रत्यक्ष कर। और उसके बाद प्रत्यक्ष कर कौन सा हो गया? जैसे आय कर हो गया, उपहार कर हो गया, निगम कर हो गया। जो आपके ऊपर प्रत्यक्ष रूप से लगाया जाए उसको कहते हैं प्रत्यक्ष कर, और जो अप्रत्यक्ष रूप पे आप पे आरोपित किया जाए उस कर को क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये आपका इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न था, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ठीक, यहाँ से प्रश्न हर एग्जाम में छपते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट एक आपका टॉपिक था। ठीक, तो देखिए सुई चुभाने पे किस अंग पे दर्द नहीं होगा, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये बायोलॉजी से प्रश्न। ठीक, साइंस से प्रश्न है। तो देखिए सुई चुभाने पे किस अंग में दर्द महसूस नहीं होगा या फिर दर्द नहीं होगा, तो मस्तिष्क में क्या होगा? दर्द नहीं होगा। क्या होगा? मस्तिष्क के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, यहां पे दर्द नहीं होगा। सुई अगर आपको धसाया जाए या फिर चुभाया जाए। अब अगर आपसे पूछे कि क्यों मस्तिष्क में आखिर दर्द नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दर्द ग्राहिकाएं हमारे पूरे शरीर में होती हैं, जबकि मस्तिष्क में दर्द जो ग्राहिकाएं का अभाव होता है वहां पे नहीं होती हैं। ठीक, अब मस्तिष्क के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि हमारे मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो ये 1350 से लेकर 1400 ग्राम, एवरेज 1400 ग्राम होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो हिंदी में इसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं। मस्तिष्क जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, और प्रेम मस्तिष्क को क्या बोलते हैं? सेरिब्रम इसे बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश में सेरिब्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इंग्लिश में सेरिब्रम बोलते हैं। और प्रेम मस्तिष्क जो होता है हमारे शरीर में बुद्धि का केंद्र होता है। किस चीज का? बुद्धि का केंद्र होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये हमारे शरीर में बुद्धि का केंद्र होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। अगर आपसे पूछे कि ईईजी टेस्ट किससे संबंधित है, तो ईईजी टेस्ट अगर पूछे तो आप लोग बताएंगे कि मस्तिष्क से संबंधित है। किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ईसीजी टेस्ट किससे संबंधित है, तो आप लोग हृदय से बताएंगे। ईसीजी पूछेगा तो हृदय से, और ईईजी पूछेगा तो आप लोग मस्तिष्क से संबंधित है। और मस्तिष्क में हमारे कौन सा भाग दर्द का पता लगाता है, दर्द का, या फिर ठंडा या फिर गर्म का पता लगाता है, या फिर गर्म का पता लगाता है, तो ये सभी पता लगाता है। कौन सा भाग? हाइपोथैलेमस। कौन सा?
हाइपोथैलेमस पता लगाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। हाइपोथैलेमस इसका नियंत्रण करता है। दर्द हो गया, ठंडा हो गया, गर्म हो गया, इस सभी का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। सुई चुभाने पे किस अंग में दर्द नहीं होगा? तो सुई चुभाने पे मस्तिष्क में कोई भी दर्द नहीं होगा। अगर आपसे पूछे कि मस्तिष्क का वजन कितना है, तो 1400 ग्राम एवरेज इसका वजन होता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो प्रमस्तिष्क, जिसे सेरिब्रम बोलते हैं, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जो बुद्धि का केंद्र भी होता है। अगर आपसे पूछे कि ईसीजी टेस्ट का संबंध किससे है, तो ईसीजी टेस्ट का संबंध मस्तिष्क से होता है, और दर्द या फिर ठंडा गर्म का पहचान करने वाला जो मस्तिष्क का पार्ट होता है उसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस कहते हैं। ठीक, फलों के मीठा होने का कारण क्या होता है? तो इसमें फ्रैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है, और ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जो प्रश्न यहाँ से संबंधित प्रश्न बताए जाएंगे वो आपके कौन सा पेट एग्जाम में भी पूछा गया था, यहाँ से कौन सा अम्ल होता है। ठीक, तो देखिए फ्रैक्टोज को क्या कहते हैं? इसे फल शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे फल शर्करा भी कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि खट्टे फल में कौन सा अम्ल होता है, तो इसमें साइट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? खट्टे फल में साइट्रिक अम्ल होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, खट्टे फल में साइट्रिक। अब फलों के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछेगा कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी बोलते हैं, फलों के अध्ययन को। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे फलों का अध्ययन, अगर आपसे पूछे कि फल को पकाने में कौन से गैस का उपयोग करते हैं, फल को पकाने में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, तो फल को पकाने में एथिलीन गैस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? तो एसिटिलीन गैस का उपयोग करते हैं। ठीक, एसिटिलीन गैस का उपयोग फल को पकाने में करते हैं। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, तो सुनहरी क्रांति का जो संबंध है वो फल के उत्पादन से। किससे? फल उत्पादन से। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके लिए थे, वो हमने आपको बताया। तो देख लीजिए, आपको इसको रिवीजन करना है। देखिए फलों के मीठे होने का कारण क्या होता है, तो फलों में फ्रैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। ठीक, इसकी वजह से ये फल मीठे होते हैं। अगर आपसे फल, इसे क्या कहते हैं? फल शर्करा भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे फल शर्करा भी कहा जाता है। ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि खट्टे फल में क्या होता है, तो साइट्रिक अम्ल होता है। खट्टे फल में कौन सा अम्ल होता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है खट्टे फल में। अगर आपसे पूछे फलों का अध्ययन किसे कहलाता है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहते हैं। फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं, फलों को पकाने के लिए। अगर आपसे पूछे सुनहरी क्रांति फल उत्पादन को कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनहरी क्रांति। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि किसका दहन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करेगा, तो किसका दहन, तो हाइड्रोजन गैस का दहन जो है न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करेगा। और हाइड्रोजन गैस को ही क्या कहा जाता है? इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, यहाँ पे नोट करेंगे, इसे क्या कहा जाता है? इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। किसे? हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि भविष्य में जो ईंधन का रूप में जो रोल निभाएगा वो कौन निभाएगा? आपका हाइड्रोजन गैस निभाएगा। ठीक, इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ठीक, अगर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हाइड्रोजन गैस से पढ़ लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम सूर्य में हाइड्रोजन मतलब सूर्य में गैस कौन सी होती है, तो यही आप लोग बताएंगे सूर्य में कौन कौन सी गैस पाई जाती है। तो सूर्य में गैस दो आप लोग याद रखेंगे, एक आपका हाइड्रोजन पाया जाता है और दूसरा आपका हीलियम। ये सूर्य में पाई जाने वाली गैस है। सूर्य में हीलियम हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, जिसमें अगर आपसे पूछे सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो सूर्य में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस हाइड्रोजन है। कौन सा? सूर्य में सर्वाधिक पाई जाने वाली जो गैस हाइड्रोजन है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं सबसे हल्की तत्व कौन सी है, तो सबसे हल्की तत्व या फिर गैस आप लोग ध्यान रखेंगे कौन है? आपका हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन। ठीक, अब हाइड्रोजन के कुछ समस्थानिक भी हैं जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके समस्थानिकों के बारे में बात करें तो समस्थानिक जिसके परमाणु क्रमांक का समान होते हैं, तो इसके समस्थानिक कौन कौन से हैं? देखिए, हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 है। एक आपका हो गया प्रोटियम, हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 है, प्रोटियम, एक है आपका ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम और एक आपका कौन सा हो गया? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम इसकी 3 समस्थानिक है। टाइट्रियम इसकी 3 समस्थानिक है।
और प्रोटियम को क्या कहते हैं 1H1 जिसे हाइड्रोजन कहते हैं, 1MHN ड्यूटेरियम को 1H2 कहते हैं और टाइट्रियम को क्या कहते हैं 1H3 कहते हैं। ठीक, ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जिसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए किसका दहन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करेगा। तो देखिए हाइड्रोजन का जो दहन है वो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करेगा। और हाइड्रोजन को क्या नाम से जानते हैं, तो इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। और सूर्य में बात करें, सूर्य में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो यहाँ पे देखिए सूर्य में गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस, ये सूर्य में पाई जाती है। और उसके अलावा अगर आप बात करें सबसे हल्की तत्व कौन सी होती है, तो हमारी जो सबसे हल्की तत्व है ये हाइड्रोजन ही है। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, एक प्रोटियम हो गया 1H1 और एक ड्यूटेरियम हो गया 1H2 और एक टाइट्रियम हो गया 1H3। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि कौन सा पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है, तो कौन सा पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है, जो प्रकृति से पाए जाने वाला पदार्थ होते हैं उसे प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया कि इसमें से प्राकृतिक बहुलक कौन से हैं, या फिर कि ऐसे करके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया। तो इसका जवाब आप लोग लिखेंगे प्राकृतिक बहुलक, जैसे हो गया ऊन हो गया प्राकृतिक बहुलक में आता है, ऊन हो गया, रेशम हो गया आपका प्राकृतिक बहुलक में आता है, उसके अलावा चमड़ा, ये सभी प्राकृतिक बहुलक के आते हैं। ठीक, प्राकृतिक बहुलक में। अगर आपसे पूछे कि बहुलकों से संबंधित किस प्रश्न पूछते हैं, बहुलक क्या होते हैं, इंग्लिश में इसको पॉलीमर बोलते हैं। रबर किस चीज का बहुलक है, तो रबर जो है ये आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका, आइसोप्रीन का बहुलक क्या है, रबर। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है रबर। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे कि ग्लाइकोजन किसका बहुलक होता है, ग्लाइकोजन किसका बहुलक होता है, या फिर स्टार्च किसका बहुलक होता है, या फिर आप लोग बताएंगे कि सेलुलोज किसका बहुलक होता है, सेलुलोज, ये सभी किसका बहुलक होता है। तो ये सभी चीजें किसका बहुलक होते हैं, ये ग्लूकोज के बहुलक होते हैं। किसके, ग्लूकोज के बहुलक होते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुलकों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि पॉलीथीन किसके बहुलक होते हैं, तो ये एथिलीन के बहुलक होते हैं। पॉलीथीन के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। पॉलीथीन पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है, तो ये एथिलीन के बहुलक होते हैं, एथिलीन के बहुलक होते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए अगर आपसे पूछे कि कौन सा पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है, तो ऊन हो गया, रेशम हो गया, चमड़ा, जो चीजें प्राकृतिक से मिलती हैं वो प्राकृतिक बहुलक कहलाती हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि रबर किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका, आइसोप्रीन का बहुलक होता है रबर। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ग्लाइकोजन के बारे में बात करें, या फिर स्टार्च के बारे में बात करें, या फिर सेलुलोज के बारे में बात करें, ये ग्लूकोज के बहुलक होते हैं। किसके बहुलक होते हैं, ग्लूकोज के। और पॉलीथीन के बारे में बात करें तो ये एथिलीन के बहुलक होते हैं। पॉलीथीन किसके बहुलक होते हैं, एथिलीन के बहुलक होते हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। मोबाइल चार्जर क्या होता है, तो ये मोबाइल चार्जर में एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जिसे क्या बोलते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर। ये ऑप्शन में सही था, अपचाई ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर के बारे में भी हम लोग एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि ये फिजिक्स का प्रश्न है और ये साइंस का प्रश्न है, ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और ट्रांसफार्मर के बारे में देख लेते हैं कुछ प्रश्न। जैसे ट्रांसफार्मर ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर होते हैं, और एक होते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर। कैसे, उच्चाई ट्रांसफार्मर और एक अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या कहते हैं, जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलते हैं, उसको क्या कहते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर। और उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या कहते हैं, काम करते हैं, जो लो वोल्टेज को कन्वर्ट करने का काम हाई वोल्टेज में करते हैं, ये उच्चाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। अगर आपसे पूछे कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है। ठीक, तो किस सिद्धांत पे काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत लगता है ट्रांसफार्मर में। उसके अलावा ट्रांसफार्मर के बारे में एक और पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, यहां पे नोट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न डाल के लिखिएगा, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर जो होते हैं, ट्रांसफार्मर
ट्रांसफार्मर, ये आप लोग पॉइंट याद रखेंगे कि ये हमेशा एसी परिपथ में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हमेशा एसी परिपथ में होता है, ठीक, एसी परिपथ में इसका प्रयोग होता है, ठीक, क्योंकि ये डीसी में नहीं लगाया जाता है, हमेशा इसको एसी परिपथ में प्रयोग किया जाता है। तो ये बातें आप लोग यहाँ से ट्रांसफार्मर से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। जैसे मोबाइल चार्जर क्या होता है, तो ये अपचायी ट्रांसफार्मर होता है। अपचायी ट्रांसफार्मर हमने बताया कि ये उच्च वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, तो हमारे मोबाइल के लिए लो वोल्टेज की आवश्यकता होती है, तो ये अपचायी ट्रांसफार्मर इसमें होता है। उसके अलावा ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर लेंगे तो ये दो प्रकार के होते हैं। तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के, एक अपचायी ट्रांसफार्मर होता है और एक उच्चायी ट्रांसफार्मर। अपचायी ट्रांसफार्मर हैवी वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं और उच्चायी ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज को हैवी वोल्टेज में बदलने का काम करते हैं, ठीक। अगर आपसे ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है। किसने? विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है। अगर आपसे पूछे कि ट्रांसफार्मर हमेशा एसी परिपथ में लगाए जाते हैं, ये डीसी परिपथ में नहीं लगते हैं, हमेशा एसी का अल्टरनेटिव करंट में ये लगाए जाते हैं, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक इस क्लास को, और कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट करके बताते हैं कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। और पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पे जाकर के इस क्लास का पीडीएफ भी पा सकते हैं। और ये क्लास आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप यही नहीं है कि आप जरूरी है कि यूपी पुलिस की तैयारी करें, आप किसी भी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी करें, किसी भी एक दिवसीय की परीक्षा की तैयारी करें, तो ये आपके लिए क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और जीके जीएस की दृष्टि से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक। और बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन था। तो जो भारत में स्थापना किया गया उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है कौन सा? पहला राष्ट्रीय उद्यान हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और अगर आप लोग से पूछे कि जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है ये स्थित कहां पे है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और इसका पुराना नाम क्या है? अगर आपसे पूछे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है तो आप लोग बताएंगे क्या? इसका नाम है हेली नेशनल पार्क। कौन सा है? हेली नेशनल पार्क। अगर आपसे पूछे कि इसका नाम बदल दिया गया और इसका नया नाम क्या कर दिया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम बदल कर क्या कर दिया गया, तो यहाँ से एक रामगंगा नदी गुजरती है, इसके नाम पर इसके नाम पर इसका नाम क्या कर दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम कर दिया गया। क्या? रामगंगा नेशनल पार्क। अगर आपसे पूछे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसकी स्थापना कब हुई थी, अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1936 में। तो ये बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक। अगर आपसे पूछे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित कहाँ पे है तो ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उत्तराखंड से बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ सकता है उत्तराखंड के बारे में, तो देख लेते हैं यहाँ पे उत्तराखंड। अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड में कोई दर्रे पाए जाते हैं, जैसे अगर आपसे पूछे कि माना दर्रा और नीति दर्रा कहाँ पे है, या फिर आपसे पूछे कि लिपू लेख नामक दर्रा कहाँ पे स्थित है, लिपू लेख दर्रा, ये सभी दर्रे आपसे पूछे कहां पे स्थित है तो ये सभी दर्रे उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से क्या चीजें देख लेंगे। अगर आपसे पूछे कि देवताल झील, उत्तर प्रदेश में एक झील है जिसके बारे में एग्जाम में अभी रिसेंटली पूछा गया था। अगर आपसे पूछे कि देवताल झील कहां पे स्थित है, देवताल झील कहां पे स्थित है तो ये उत्तराखंड में स्थित झील है। तो ये बातें थी जो उत्तराखंड से संबंधित थी, हमने बताया। और प्रश्न था आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न था और ये एग्जाम में हजारों बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन था। तो पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था भारत का वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, आगे भी हम लोग राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी अपना एक हिस्ट्री रखता है। जैसे इसका पुराना नाम क्या है पूछा गया है, हेली नेशनल पार्क है, और इसके नया नाम क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो नाम बदल दिया गया है, इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। अगर आपसे पूछे किसकी स्थापना कब हुई थी तो 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी, उत्तराखंड में स्थित है। कहां पे? उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड के बारे में अगर आपसे पूछे कि माना नीति और लिपुलेख दर्रा कहां पे स्थित है तो उत्तराखंड के दर्रे हैं माना नीति और लिपुलेख दर्रा, ठीक। अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड में कौन सी झील पाई जाती है तो देवताल झील उत्तराखंड में पाई जाती है। अगला प्रश्न कि भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जो जलवायु है ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी है? उष्ण कटिबंधी, भारत की कैसी जलवायु? उष्णकटिबंधी मानसूनी जलवायु भारत के, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जलवायु से संबंधित। जैसे अगर आपसे पूछे कि
कुछ जलवायु के बारे में क्या क्या प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, जैसे गेहूं की खेती के लिए पूछा गया था कि कैसी जलवायु की जरूरत है गेहूं की खेती के लिए। तो गेहूं की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। कि जलवायु की समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है गेहूं की खेती के लिए। ये भी आप लोग छाप लीजिएगा अपने कॉपी में। और अगर आपसे पूछे कि चाय की खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए, चाय की खेती के लिए हमको कैसी जलवायु चाहिए, तो ये भी आप लोग छाप लीजिए कॉपी में। चाय की खेती के लिए हम लोग को मानसूनी जलवायु चाहिए। कैसी जलवायु? मानसूनी जलवायु चाहिए। ठीक। अगर आपसे पूछे कि यहीं पे कहवा की खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए, कहवा की खेती किस प्रकार की जलवायु में की जाती है, तो कहवा की खेती आप लोग ध्यान रखेंगे ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु में की जाती है। कि जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु में की जाती है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं रबर की खेती के बारे में पूछेगा, रबर की खेती किस प्रकार की जलवायु में की जाती है, तो रबर की खेती जो भूमध्य रेखीय जलवायु होती है, भूमध्य रेखीय जलवायु में की जाती है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कैसी जलवायु में? भूमध्य रेखीय जलवायु में की जाती है। तो इसका रिवीजन हम लोग करेंगे एक बार फिर से। तो देखिए क्या है प्रश्न, कह रहा है कि भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय और मानसूनी है। कैसी है? उष्णकटिबंधीय और मानसूनी जलवायु है भारत की। लेकिन अगर आपसे पूछे कि गेहूं की खेती के लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है, तो गेहूं की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। कैसी जलवायु? समशीतोष्ण। अगर आपसे चाय की खेती के लिए कैसी जलवायु, तो चाय की खेती के लिए मानसूनी जलवायु की आवश्यकता होती है। किसकी? मानसूनी जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक। अगर आपसे पूछे कि कहवा की खेती, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु, और रबर की खेती वो भूमध्य रेखीय जलवायु में होती है। ठीक। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? अभी मस्तिष्क के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़े हैं, लेकिन फिर से आप लोग बताएंगे मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1350 ग्राम से लगभग 1400 ग्राम होता है। 1400 ग्राम। अगर महिलाओं का पूछे मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम बताएंगे, और पुरुषों का पूछे तो आप लोग 1400 ग्राम बताएंगे। ठीक। अगर आपसे पूछे मस्तिष्क के बारे में, तो सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, हमने बताया अभी, तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि इस मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, और बुद्धि का केंद्र कौन सा भाग होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब मस्तिष्क के बारे में क्या पूछा जाता है कि मस्तिष्क में श्वसन का नियंत्रण, श्वसन हमारे शरीर में श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, तो श्वसन का नियंत्रण करने वाला जो मस्तिष्क का भाग है मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। क्या करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये मस्तिष्क का एक भाग है, और ये क्या काम करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा ये श्वसन का नियंत्रण करता है। और फिर बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछेगा कि ईईजी टेस्ट का संबंध किससे, ईईजी टेस्ट का संबंध किससे, तो ये मस्तिष्क से संबंधित होता है। ईईजी टेस्ट का संबंध किससे है, तो मस्तिष्क से है। ये आपको ध्यान रखना है, मस्तिष्क से संबंधित। और एल्जाइमर रोग किसमें पाए जाते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया है। एल्जाइमर नामक रोग किससे संबंधित है, तो वो भी आपके मस्तिष्क से संबंधित है, यानी कि ब्रेन से संबंधित है। ठीक ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए अगर आपसे पूछे कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1350 ग्राम से 1400 ग्राम मस्तिष्क का वजन होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो वो आप लोग बताएंगे। एल्जाइमर रोग किससे संबंधित है, ब्रेन से संबंधित है। और श्वसन का नियंत्रण जो करने का काम है, नियंत्रण करने का काम है, वो मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। क्या करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। उसके बाद ईसीजी टेस्ट का संबंध किससे? मस्तिष्क से है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहां पे हुआ था, तो इनका जो राज्याभिषेक है ये रायगढ़ के दुर्ग में हुआ था। कहां पे? रायगढ़ के दुर्ग में हुआ था इनका औपचारिक, क्या बोलते हैं, राज्याभिषेक। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इनका राज्याभिषेक कब हुआ था औपचारिक वाला, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 5 जून को हुआ था। इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 5 जून 1674 में। कब हुआ था? 5 जून 1674 में। अगर आप शिवाजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, तो यहाँ पे इनसे क्या क्या प्रश्न आज तक पूछे गए हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इनकी उपाधि क्या थी, शिवाजी की उपाधि क्या थी, तो इन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। आप लोग प्रश्न में ही देख पा रहे हैं, कैसी उपाधि थी इनकी? छत्रपति की उपाधि थी शिवाजी की। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे शिवाजी के गुरु का क्या नाम है, शिवाजी के गुरु का नाम कोडदेव है। क्या है? कोडदेव शिवाजी के गुरु का नाम है। अगर आपसे पूछे कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम बताइए, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या है, तो गुरु केवल पूछे तो आप लोग कोडदेव बताएंगे। जबकि अगर आपसे पूछे कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन है, तो गुरु रामदास है, जिन्होंने इन्हें आध्यात्मिकता का शिक्षा दिया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, गुरु रामदास ने।
अगर आपसे पूछे कि मंत्रिमंडल इनकी कैसी थी, इनकी शिवाजी के मंत्रिमंडल के बारे में पूछे तो एग्जाम में कई बार पूछा गया शिवाजी की मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है। तो शिवाजी के जो मंत्रिमंडल है उसे अष्ट प्रधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिवाजी के जो मंत्रिमंडल है अष्ट प्रधान उसे कहा जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अष्ट प्रधान कहा जाता है। पेशवा का पद इनके प्रधानमंत्री का था। ठीक, ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इनके मंत्रिमंडल में पेशवा का पद किसका था? प्रधानमंत्री का था। तो चलिए इसका रिवीजन करते हैं एक बार फिर से। तो देखिए कि शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कहाँ पे? तो रायगढ़ के दुर्ग में इनका औपचारिक राज्याभिषेक हुआ था और 5 जून 1674 को। कब? 5 जून 1674 को हुआ था। अब बात कर लेते हैं शिवाजी के बारे में। तो इनकी उपाधि क्या थी शिवाजी की? तो इनकी उपाधि थी छत्रपति की। शिवाजी के गुरु का नाम पूछे कोरदेव और आध्यात्मिक गुरु पूछे तो गुरु रामदास इनके आध्यात्मिक गुरु हैं। शिवाजी के मंत्रिमंडल कैसी थी? अष्ट प्रधान थी। पेशवा का पद इसमें प्रधानमंत्री का था। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। अगर आपसे पूछे कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है तो इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। क्यों कहा जाता है गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को? क्योंकि ये जो है ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गोरी का गुलाम था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? खुद गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था और गुलाम, और साथ में ये आप लोग ध्यान रखेंगे इनका दामाद भी था। ये गुलाम भी था और इनका दामाद भी था। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? ये गोरी का गुलाम था। किसका? गोरी का गुलाम था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। गोरी का गुलाम था। और ये बातें किस वंश की है? तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे ये किस वंश की बात है। तो ये भी बात है आप लोग ध्यान रखेंगे। ये गुलाम वंश का शासक था। किस वंश का? गुलाम वंश का शासक था, जिसे ये क्या बोला जाता है? मामलूक वंश भी बोला जाता है। मामलूक वंश भी बोला जाता है और दास वंश भी बोला जाता है। लेकिन दास वंश हम लिखेंगे नहीं क्योंकि दास वंश और गुलाम आप लोग गेस लगा लेंगे कि हाँ उसी का नाम है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे इसमें कुछ चीजें शुरू की थी जो हमने आपसे पूछा। अगर आपसे पूछे कि इकता प्रथा शुरू किसने की थी तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे कि इकता प्रथा किस शासक ने शुरू की थी। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि शुद्ध अरबी के सिक्के किसने जारी किए? अभी इसी क्लास में हमने बताया कि शुद्ध अरबी के सिक्के किसने जारी किए और इकता प्रथा किसने शुरू की। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप करके बताएंगे। ये आपको प्रश्न बताना है। और इकता प्रथा की शुरुआत भी हम बता चुके हैं इसी क्लास में। आप लोग बताएंगे कि किसने की थी। ठीक, डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन था? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है और आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है डलहौजी की विलय नीति का। ठीक, तो अगर आपसे सबसे पहले शिकार कौन हुआ था तो सतारा हुआ था। डलहौजी की विलय नीति का सबसे पहले शिकार सतारा हुआ था। सतारा कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में पड़ता है। और कब शिकार हुआ था? तो 1800 मतलब इसका शिकार हुआ था 1848 में। सतारा इसका कब शिकार हुआ था डलहौजी के हड़प नीति का? तो 1848 में इसका शिकार हुआ था। अब डलहौजी का जो विलय नीति है और ये पूछा जाता है इसको और क्या क्या नामों से क्या क्या कहा जाता है? तो इसको हड़प नीति भी कहा जाता है। इसे हड़प विलय नीति को ही कहा जाता है राज्य हड़प नीति या फिर राज्य विलय नीति या फिर इसे ही क्या कहा जाता है? राज्य हड़प नीति या फिर व्यक्तिगत सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इतनी बातें आप लोग कम से कम ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं बहुत रोल है मतलब डलहौजी का भारत में बहुत ही रोल है। कौन कौन सा रोल है देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि भारत में रेल शुरुआत किसने की? भारत में रेल की शुरुआत किसने की थी? तो रेल की शुरुआत जो है डलहौजी ने किया था। कब किया था? 1853 में। इसके समय में भारत में रेल की शुरुआत हुई। अगर आपसे पूछे कि डाक व्यवस्था का शुरुआत किसके बीच समय में हुआ था? डाक टिकट का शुरुआत किसके समय में हुआ था? तो डाक टिकट की शुरुआत जो है वो भी आपके डलहौजी के समय में हुआ था। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए डलहौजी की जो विलय नीति थी इसकी प्रथम शिकार कौन था? सतारा था इसका प्रथम शिकार। यानी कि ये अपने जो भी प्रांत थे भारत के उनको किसी न किसी तरह वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ले रहा था। यही थी इसकी विलय नीति। और ब्रिटिश साम्राज्य में ये मिला तो रहा था लेकिन उस पर कुछ आरोप जैसे
इस 17 को मिलाया, तो वो सबसे पहले 1848 में पूछा जाता है कि इसमें से कौन से प्रांत को या फिर किस जगह को डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया, सबसे पहले मिलाया, कब शिकार हुआ, या फिर कहाँ का प्रांत था। तो ये चीजें यहाँ से पूछी जाती हैं। तो जो डलहौजी का विलय नीति है उसे हड़प नीति भी बोलते हैं, या फिर इसे डलहौजी का व्यापकगत सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यापकगत सिद्धांत बोलते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब डलहौजी के बारे में क्या चीजें ध्यान रखेंगे कि इसने भारत में रेल की शुरुआत की थी। 1853 में भारत में रेल व्यवस्था शुरू की थी, और डाक टिकट का शुरुआत भी किसने किया था? डलहौजी ने किया था। और इसके ऊपर वाला प्रश्न हमने रिवीजन नहीं किया। अगर आपसे पूछे कि गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहते हैं, क्योंकि ये गुलाम था और दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का, और कुतुबुद्दीन ऐबक भी गोरी का गुलाम था, तो इसी वजह से इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इल्तुतमिश के बारे में या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ही, कि किस वंश का शासक था। तो ये गुलाम वंश का, जिसे मामलुक वंश भी बोलते हैं। एकता प्रथा किसने शुरू की थी? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। और शुद्ध अरबी के सिक्के किसने जारी किए थे? ये भी बात आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में कब पराजित किया था? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था 1526 में। और 1526 में ये पानीपत की प्रथम लड़ाई थी। कैसी लड़ाई थी? पानीपत की प्रथम लड़ाई थी, और इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर की विजय हुई थी। ठीक, अगर आपसे पूछे कि पानीपत का द्वितीय युद्ध के बारे में बताइए। पानीपत का द्वितीय युद्ध के बारे में अगर आपसे पूछे तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1556 में। और ये बैरम खां और हेमू के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में? बैरम खां वर्सेस हेमू के बीच में लड़ा गया था। और जिसमें विजयी कौन हुआ था? जिसमें विजयी बैरम खां हुआ था। और पानीपत का अगर आपसे पूछे कि तृतीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध 1771 में हुआ था। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। और ये किसके बीच में हुआ था? ये मराठों के बीच में और वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच में। किसके? मराठों के बीच में एंड अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसमें विजय किसकी हुई थी? तो इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में कब पराजित किया? तो 1526 वाला था पानीपत का पहली लड़ाई, इसमें इसने पराजित किया इब्राहिम लोदी को। अगर आपसे पूछे कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में। बैरम खां और हेमू के बीच में लड़ा था और बैरम खां इसमें जीता था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, और अहमद शाह अब्दाली की इसमें जीत हुई थी। वायु की गति को मापने के लिए विंडवेन मीटर का एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। वायु की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। एनीमोमीटर का प्रयोग वायु की गति मापने के लिए। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे वायु की दिशा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? वायु की दिशा मापने के लिए, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि विंडवेन मीटर का उपयोग करते हैं वायु की दिशा मापने के लिए। किसका? विंडवेन मीटर का उपयोग करते हैं वायु की दिशा। अगर आपसे पूछे कि वायुमंडलीय दाब मापने के लिए या फिर वायु दाब किस चीज से मापते हैं? तो वायुमंडलीय दाब या फिर वायु दाब का मापक ये बैरोमीटर से करते हैं। किसे? बैरोमीटर से करते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और कुछ चीजें जैसे ध्वनि की तीव्रता पूछी जाती है, ये साइंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। ध्वनि की तीव्रता पूछे किससे मापी जाती है? तो आइडियोमीटर से मापी जाती है। किससे? आइडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। किस मीटर से? आइडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता। अगर आपसे पूछेगा कि यहीं पे जल का आपेक्षिक घनत्व किससे मापते हैं? जल का आपेक्षिक घनत्व किस यंत्र से मापते हैं? तो आपेक्षिक घनत्व पूछे तो हाइड्रोमीटर से मापते हैं। सॉरी, हाँ, आपेक्षिक घनत्व पूछेगा तो आप लोग बताएंगे किससे? हाइड्रोमीटर से। लेकिन अगर आपसे पूछ ले यहीं पे, अगर आपसे पूछे कि जल का जो है आपका आर्द्रता किससे मापते हैं? आर्द्रता मापने वाला यंत्र क्या है? तो आप लोग को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आर्द्रता मापन जो है हाइग्रोमीटर से करते हैं। किससे? हाइग्रोमीटर से। थोड़ी सी अंतर है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो आप लोग को एक साथ इसी वजह से बताया जा रहा है जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि ध्वनि का आपेक्षिक घनत्व किससे मापते हैं? तो हाइड्रोमीटर बताएंगे। जबकि आर्द्रता पूछे तो हाइग्रोमीटर बताएंगे। ठीक, यहाँ पे भी रय की मात्रा लगी रहेगी और यहाँ पे भी रय की मात्रा लगी रहेगी। पदेन रय इसे बोलते हैं, दोनों में पदेन रय की मात्रा लगी रहेगी। ठीक, अगर आपसे पूछे कि वायु की गति मापने के लिए तो एनीमोमीटर बताएंगे। वायु की गति एनीमोमीटर, जबकि वायु की दिशा तो विंडवेन मीटर। कौन सी मीटर? विंडवेन मीटर। जबकि वायु की दाब किस में मापते हैं? तो बैरोमीटर से। ठीक,
गौरमंडलीय दाब किसे मापते हैं? तो बैरोमीटर से मापते हैं। ठीक। ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है आइडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता किसे मापते हैं? आइडियोमीटर से। जल का आपेक्षिक घनत्व किसे मापते हैं? तो हाइड्रोमीटर से। जल का आपेक्षिक घनत्व, जल की आर्द्रता मापेंगे पूछेंगे तो हाइग्रोमीटर से। ठीक। स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसके लिए 25 सेंटीमीटर स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है। ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आंख से संबंधित कोई डिसीज के बारे में देख लेते हैं। आंख से संबंधित जो बीमारियों के बारे में अगर आपसे पूछे कि निकट दृष्टि दोष के बारे में, निकट दृष्टि दोष, ये साइंस से संबंधित प्रश्न है, फिजिक्स में पूछा जाता है। और यहाँ पे कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं ये भी आपसे पूछा जाता है कि इसको क्या कहते हैं? तो मायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष तो आप लोग हिंदी में तो कतई याद नहीं रखेंगे, इसको इंग्लिश में याद रखेंगे, क्योंकि मायोपिया निकट दृष्टि दोष की जगह पे मायोपिया देता है। तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? मायोपिया को कहते हैं। और इसमें जो निकट दृष्टि दोष होता है, इसमें दूर की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। दूर की चीजें दिखाई तो देती हैं लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई देती। और निकट दृष्टि दोष को दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। और इसमें कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष में दूर की चीजें नहीं दिखाई देती, इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसमें? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसके निवारण में कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके निवारण के लिए, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक। वहीं पे अगर आपसे पूछे कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो दूर दृष्टि दोष के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसे क्या कहते हैं दूर दृष्टि दोष को? तो इसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहते हैं इसे? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं दूर दृष्टि दोष को। और इसके निवारण के लिए, इसमें क्या होता है? इसके निवारण के लिए कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? तो इसमें निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किस लेंस का? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें निकट की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। कहाँ की चीजें? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें निकट की चीजें जो होता है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती। निकट की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जबकि अगर आपसे पूछे कि हमारे नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? हमारे नेत्र में प्रतिबिंब किस भाग पे बनता है? हमारा जो नेत्र होता है उसमें प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। कहाँ पे बनता है? रेटिना पे। और हम लोग हमारे आंख में कौन सा भाग प्रकाश का नियंत्रण करता है? हमारे आंख का कौन सा भाग प्रकाश का नियंत्रण करता है? तो ये भी आप लोग बताएंगे कौन सा भाग प्रकाश का नियंत्रण करता है? आइरिस करता है प्रकाश का नियंत्रण। कौन सा भाग? आइरिस प्रकाश का नियंत्रण करता है। और हमारे नेत्र में जो नेत्रदान किए जाते हैं, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कॉर्निया का दान किया जाता है। किसका? कॉर्निया का दान किया जाता है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। अब नेत्र से संबंधित कुछ प्रश्न है कि नेत्रदान में किस चीज का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का दान किया जाता है नेत्रदान में। जबकि अगर आपसे पूछे कि नेत्र का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो रेटिना पे बनता है। कहाँ पे? रेटिना पे। प्रकाश का नियंत्रण कौन सा भाग करता है? तो आइरिस जो है हमारे आंख में प्रकाश का नियंत्रण करता है। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहते हैं, इसमें दूर की चीजें बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसके निवारण के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और इसमें इसके निवारण के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें निकट की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसके वजह से ये क्या किए थे? नाइटहुड की उपाधि लौटाए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता? ये आप लोग ध्यान रखेंगे 13 अप्रैल 1919 की घटना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की घटना है। और इससे दुखी होकर के रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि लौटाया। ठीक। और अगर आपसे पूछे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे अमृतसर पंजाब में होता। अमृतसर को किसने बसाया था? गुरु रामदास ने बसाया था। तो ये घटना कहाँ की थी? अमृतसर पंजाब की घटना थी। और एक भीड़ पे निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाया गया था। ठीक। अगर आपसे पूछे कि इस समय भारत में वायसराय कौन थे, तो इस समय भारत में वायसराय चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? चेम्सफोर्ड थे इस समय भारत के वायसराय। अगर आपसे पूछे कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है, इसकी जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? आगे चल के इसकी जांच समिति भी बनाई गई थी इसकी जांच के लिए। तो इसकी जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो हंटर आयोग की स्थापना इसमें किया गया था। हंटर आयोग का स्थापना जलियांवाला बाग हत्याकांड
की जांच के लिए बनाई गई थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? तो उसमें जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटाया? तो यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये कांड। और कहाँ पे हुआ था अगर आपसे पूछे तो ये अमृतसर पंजाब की घटना है और इसमें 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। अगर आपसे पूछे कि चौरी चौरा कांड कब हुई थी? तो 1922 की घटना है वो। और वायसराय समय कौन था? चेम्सफोर्ड था। और इसके लिए जांच समिति की कौन सी बनाई गई थी? हंटर आयोग का स्थापना किया था। कौन सा आयोग? हंटर आयोग जांच समिति बनाई गई थी। ठीक। बिग बैंग सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो बिग बैंग सिद्धांत जो है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ आपको उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो बिग बैंग सिद्धांत जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में व्याख्या करता है। और बिग बैंग सिद्धांत को ही यहाँ पे देख लेते हैं, बिग बैंग सिद्धांत को ही क्या कहा जाता है? इसे महाविस्फोट का सिद्धांत भी बोला जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बिग बैंग सिद्धांत को क्या बोला जाता है? इसे महाविस्फोट का सिद्धांत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? महाविस्फोट। महाविस्फोट का सिद्धांत भी इस सिद्धांत को बोला जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग सिद्धांत, अगर आपसे पूछे कि इसका प्रतिपादन किसने किया, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉर्ज लेमेंतेयर ने किया था। किसने? जॉर्ज लेमेंतेयर ने इसका प्रतिपादन किया था। जॉर्ज लेमेंतेयर ने बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि ब्रह्मांड का अध्ययन, सापेक्षता का सिद्धांत अगर आपसे पूछे तो सापेक्षता का सिद्धांत तो आगे आ ही गया है, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए अब इसका रिवीजन करेंगे। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि बिग बैंग सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो बिग बैंग सिद्धांत जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। किसकी? ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। बिग बैंग सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? इसे महाविस्फोट का सिद्धांत भी कहा जाता है। और बिग बैंग सिद्धांत या फिर महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था। किसने? जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था। ठीक, और ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। आइंस्टीन को नोबेल क्यों दिया गया था? तो आइंस्टीन का नोबेल जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज के लिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज के लिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज के लिए इन्हें नोबेल दिया गया था। किसके लिए? प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज के लिए नोबेल दिया गया था। और इन्हें नोबेल कब दिया गया था? 1921 में। कब? 1921 में इन्हें प्रकाश वैद्युत प्रभाव के खोज के लिए नोबेल दिया गया था। और इन्होंने कुछ चीजें और खोज की थी। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि आइंस्टीन के बारे में, तो अगर आपसे पूछे कि प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत, तो प्रकाश का जो फोटॉन सिद्धांत है वो भी आइंस्टीन ने दिया था। किसने? प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत भी आइंस्टीन ने दिया था। अगर आपसे पूछे कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये भी आपके आइंस्टीन ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत भी किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत किसने दिया था? द्रव्यमान एंड ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये भी आपके किसने दिया था? तो वो भी आपके सारे के सारे का प्रतिपादन किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। अब आइंस्टीन के बारे में बात करें, द्रव्यमान ऊर्जा एक समीकरण दिए थे इन्होंने, जिसका नाम क्या था? G = mc²। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इन सभी चीजों का प्रतिपादन आपके आइंस्टीन ने किया। तो देखिए आइंस्टीन को नोबेल क्यों दिया गया? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज के लिए आइंस्टीन को नोबेल दिया गया। किसके लिए? प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज के लिए 1921 में इन्हें नोबेल दिया गया। अगर आपसे पूछे कि प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत किसने खोज किया, तो प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत खोज करने वाले आइंस्टीन है। और सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो वो भी आइंस्टीन ने खोजा था। और द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत किसने दिया? तो भी E = mc² आइंस्टीन ने ही दिया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगर आपसे पूछे कि किस दर्रे से होकर श्रीनगर से ले जाने का रास्ता है, तो जोजिला दर्रे से होकर श्रीनगर से ले जाने का रास्ता है। अब कुछ दर्रों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि रोहतांग दर्रा कहाँ पे स्थित है? रोहतांग दर्रा, क्योंकि दर्रे पूछे जाते हैं कि किस राज्य में है या फिर मिलान करने के लिए भी आ जाता है, तो आप लोग जब ध्यान आपको याद रहेगा तभी आप मिलान कर पाएंगे। रोहतांग दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में। अगर आपसे पूछेगा कि
नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है? नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है? या फिर अगर आपसे पूछे कि जयलेपला दर्रा कहाँ पे स्थित है? जयलेपला दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो ये दर्रे हैं आपके ये दर्रे हैं आपके सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सांगपो नदी कहाँ की है? सिक्किम में। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि दीफू दर्रा वहीं पे कहाँ पे स्थित है? दीफू दर्रा कहाँ पे स्थित है? या फिर आपसे पूछे कि बोमडीला दर्रा कहाँ पे स्थित है? बोमडीला दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो ये सभी के सभी दर्रे कहाँ पे हैं? ये सभी के सभी दीफू और बोमडीला ये अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश की दर्रे हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कुछ दर्रों से बारे में। देखिए, अगर आपसे पूछे कि किस दर्रे से होकर श्रीनगर से ले जाने का रास्ता, श्रीनगर से ले जाने का रास्ता अगर आपसे पूछे तो जोजिला दर्रे में। कहाँ पे? जोजिला दर्रे में। जबकि कुछ दर्रों के बारे में लोग देख लेते हैं, जैसे रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला जयलेपला दर्रा कहाँ पे स्थित? नाथुला दर्रा या फिर जयलेपला दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित दर्रे हैं। और दीफू और बोमडीला दर्रा, दीफू और बोमडीला दर्रा कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश चीन है। क्या है? चाय का जो सबसे ज्यादा निर्यातक देश है वो चीन है। अगर आपसे पूछे चाय का सबसे बड़ा निर्यातक, अगर आपसे पूछे भारत में चाय का सबसे ज्यादा निर्यातक क्या करता है, कौन देश करता है? तो असम करता है। कौन सा? भारत में सबसे ज्यादा चाय का निर्यात करने वाला राज्य है असम। असम से चाय का निर्यात भारत में सबसे ज्यादा होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे चाय के बारे में, यहाँ पे चाय कर लेते हैं चाय। ठीक, अगर आपसे पूछे कि चाय के लिए उपयोगी मिट्टी कौन सी होती है? उपयोगी मिट्टी चाय के लिए कौन सी होती है? तो इसके लिए काली मिट्टी उपयोगी होती है। चाय तो कपास के लिए उपयोगी होती है काली मिट्टी, इसके लिए लैटेराइट मिट्टी उपयोगी होती है। कैसी? लैटेराइट मिट्टी चाय के लिए उपयोगी होती है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम जीआई टैग किस उत्पाद को मिला था? सर्वप्रथम जीआई टैग पाने वाला उत्पाद क्या था? तो सबसे पहले जीआई टैग चाय को ही मिला था। और चाय को कहां पे? ये वेस्ट बंगाल के चाय को, या फिर आप लोग ध्यान रखेंगे कि दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग मिला था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आप कब मिला था तो ये भी आप लोग बताएंगे। 2004 में इसे जीआई टैग मिला था। चाय के बारे में अगर आपसे पूछे कि कांगड़ा चाय का जीआई टैग कहां पे मिला था? कांगड़ा चाय को कहां का जीआई टैग मिला था? तो कांगड़ा चाय को जीआई टैग जो है वो हिमाचल प्रदेश में मिला। कहां पे? हिमाचल प्रदेश का जीआई टैग मिला। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश पूछे चीन है। भारत में चाय का सबसे बड़ा निर्यात असम में होता है। चाय के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है? तो लैटेराइट मिट्टी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और सर्वप्रथम जीआई टैग चाय को मिला था वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग की चाय को 2004 में। और कांगड़ा चाय को जीआई टैग अभी रिसेंटली मिला है, वो हिमाचल प्रदेश में। चीनी लेखक के अनुसार भारत के नाम का उल्लेख क्या मिलता है? तो चीनी लेखक के अनुसार भारत के नाम का जो उल्लेख है यिंतु मिलता है। क्या मिलता है? यिंतु। ये चीनी लेखक के अनुसार भारत के नाम का उल्लेख मिलता है। यिंतु नाम से चीनी लेखक भारत को बुलाते थे। अब कुछ चीनी यात्री हमारे भारत आए थे, चीनी यात्री, जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि कब आए, कहाँ पे रहे, किसके दरबार में आए, कौन सी पुस्तक लिखे, कहाँ पे अध्ययन किए, ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप लोग चीनी यात्री कौन सा आया था? फाहियान आया था। कौन सा? फाहियान आया था। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था। उसके बाद आपका हर्षवर्धन आया था। कौन? उसके बाद आपका वेनसांग आया था। कौन? वेनसांग आया था। और वेनसांग किसके दरबार में आया था? ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में आया था वेनसांग। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया, यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। कहां पे किया? नालंदा यूनिवर्सिटी में ये क्या किया? भारत में आकर अध्ययन किया। ठीक, ये भी बातें आपसे पूछा जाएगा। और यहाँ पे बौद्ध ग्रंथों को कलेक्ट किया और यहाँ से चीन लेके गया। तो ये बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चीनी लेखक के अनुसार भारत के नाम क्या मिलता है? यिंतु नाम मिलता है। चीनी लेखक के अनुसार भारत का नाम क्या मिलता है? यिंतु। ये पूछा गया एग्जाम में, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चीनी यात्री कौन कौन से भारत में आने वाले? फाहियान थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और वेनसांग आया था जो कि हर्षवर्धन के दरबार में आया था। नालंदा के बारे में बात करेंगे। फाहियान जो है ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और धन्यवाद, आज की क्लास में बस इतना ही। और ये क्लास आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न
ये क्लास खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बनाया गया है। उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं और जिन प्रश्नों को पूछने की संभावना है वो सभी प्रश्न इसमें कलेक्ट किए गए हैं। और आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए, और अपने दोस्तों तक भी इस क्लास को शेयर करिए। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक आपके अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।